प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसके पीछे वजह क्या है? क्या 4 महीने में नरेंद्र मोदी का मैजिक उत्तर प्रदेश में धुंधला पड़ गया, या फिर बीएसपी ने चुनाव नहीं लड़ा, इसका फायदा अखिलेश यादव को हुआ है? हालांकि अखिलेश यादव खुश हैं और अपनी कामयाबी का श्रेय पूरी पार्टी को दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। हम आभार प्रकटेंगे जनता का कि जनता ने ऐसे वक्त पे समाजवादियों की मदद की है, और जिस रास्ते पे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहती है, और पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि विकास और खुशहाली का रास्ता अपनाएं, और लगातार उस दिशा में समाजवादी पार्टी ने काम किया है। और जनता के बीच में मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ये परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से विकास और खुशहाली के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अखिलेश यादव का यह कहना है कि जनता ने सही वक्त पर समाजवादी पार्टी का साथ दिया, समाजवादी पार्टी की मदद की। अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि जनता जानती है और जनता चाहती है कि समाजवादी पार्टी का जो आधार है, समाजवादी पार्टी के जो आदर्श हैं, उन्हीं के आधार पर आगे चला जाए। समाजवादी पार्टी की एक दूसरी आवाज सुनिए शिवपाल यादव को। विकास को लेकर के हम लोग इस चुनाव में गए थे जनता के बीच में, और जनता ने के जो आदर्श हैं, उन्हीं के आधार पर आगे चला जाए। समाजवादी पार्टी की एक दूसरी आवाज सुनिए शिवपाल यादव को। विकास को लेकर के हम लोग इस चुनाव में गए थे जनता के बीच में, और जनता ने विकास के बल पर समाजवादी पार्टी को वोट किया है। इसलिए समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जिन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया था पिछले चुनाव में, झूठ बोल करके, भावनाओं को उकसा करके, तो अब जनता समझ चुकी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का यह कहना है कि नरेंद्र मोदी की हार नहीं कह सकते। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी से रजत राकेश टंडन ने बातचीत की है, वो देखिए। बहुत बड़ा झटका है, और जिस तरह के रुझान आ रहा है, हालांकि ये परिणाम नहीं है, और पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरह का रुझान आ रहे हैं, और बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। वाजपेयी जी, सबसे पहला कमेंट इन रुझानों पर क्या होगा आपका? निश्चित तौर पर अगर ये जो रुझान आ रहे हैं यही अंतिम परिणाम में तब्दील होते हैं, तो निश्चित तौर पर हमको समीक्षा करनी होगी कि हमारे चुनाव अभियान में कहां कठिनाई रह गई। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं कि 100 दिन की मोदी जी की सरकार से या मोदी जी के मैजिक से इन उपचुनाव के परिणाम को जोड़कर देखा जाना चाहिए। उपचुनाव राज्य के हैं, आम चुनाव नहीं है। 2007 से 2014 तक का चुनाव परिणाम उपचुनाव का मेरे सामने रखा है। इसमें हमेशा से इन उपचुनावों में सत्तारूढ़ दल जीतता आया है, ये रिकॉर्ड इसका बता रहा है। लेकिन इस सबके बावजूद भी जो चुनाव का परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी निश्चित समीक्षा करेगी। 2 सीटें लोकसभा में लाने के बाद आज स्पष्ट बहुमत की सरकार है, यानी जनता मालिक है। जनता का जो जनादेश है उसको हम स्वीकार करेंगे, और फिर स्वीकार जनादेश के बाद अगर कुछ समीक्षा जरूरत पड़ेगी तो समीक्षा करके हम अपनी कार्यपद्धति में आवश्यक सुधार करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि आप लोग, जोश बहुत ज्यादा हो गया था, उत्साह बहुत ज्यादा हो गया था, उस उत्साह में जमीन पर जो काम लोकसभा चुनाव में हुआ वो काम नहीं हो पाया, शायद इसलिए मोदी का जादू नहीं चला? नहीं, लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ था और जो जमीन पर था, ताकत जमीन पर उतनी थी। लेकिन मैंने जैसा बताया कि यहां पर एक आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर होता है। आम चुनाव में जनता का सामान्य मत आता है, उपचुनाव में राज्य का सत्तारूढ़ दल निश्चित प्रभावित करता है। और 2007 से 2014 में हमेशा सत्तारूढ़ दल, चाहे बसपा ही तो बसपा जीती, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी जीती। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, इस सब के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अंतिम परिणाम के बाद निश्चित समीक्षा करेगी, और समीक्षा के बाद अपनी उन कमियों को दूर करेगी। आगे का जो विधानसभा चुनाव है उसको इससे जोड़कर देखा नहीं जाना चाहिए। यह है प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जो मानते हैं कि तमाम जगहों पर जहां गलतियां हुई हैं उसकी समीक्षा की जरूरत है, और 2-3 दिनों में चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी जरूर समीक्षा करेगी और आत्ममंथन करने की कोशिश करेगी कि गलती कहां पर हुई है।
हालांकि उपचुनाव के जो संकेत मिलते हैं उनके बारे में एक जो सामान्य राजनीतिक भाषा में कहा जाता है कि जो सत्तारूढ़ दल होता है वो उपचुनाव के नतीजे उसके पक्ष में अमूमन आते हैं, लेकिन उपचुनाव के नतीजे कई बार बड़े संकेत भी देते हैं, कई बार बड़े संदेश भी देते हैं। और ये संकेत क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। दिल्ली के विजय चौक से रजत राकेश टंडन मौजूद हैं और अहमदाबाद से मेरे सहयोगी राजेश मौजूद हैं। सीधे हम राजेश का रुख करेंगे। राजेश, मुझे ये बताइए, जहां पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है गुजरात में वो सीटें हैं मतार की, मंगरोल की, डीसा से, हालांकि खंबालिया से भी रह करके अच्छी खबर आ रही है। ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है पिछले कई सालों से। अगर यहां पर बीजेपी की हार होती है, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ती है, तो गुजरात में इसका विश्लेषण किस तरीके से किया जा रहा है? ये मोदी की हार है या आनंदीबेन पटेल की हार है? गुजरात, अहमदाबाद में खास करके जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो मोदी के आगमन के लिए तैयारियों जोर शोर से तैयारियां कर रहे थे यहाँ पे कि मोदी जी आएंगे और तैयारियां होंगी। लेकिन ये जो चुनाव परिणाम आए हैं गुजरात के, वो कहीं ना कहीं उनके उत्साह और उमंग में झटका देके गया है। और आपको बता दूं कि दो ऐसी सीटें हैं गुजरात में जहां पे बीजेपी की हार हुई है, वहां पे नोटा पर इतने ज्यादा वोट पड़े हैं, उससे कम अंतर से उनकी हार हुई है। तो कहीं ना कहीं नोटा ने भी एक बड़ा रोल जो है इन चुनाव में प्ले किया है। ये जो परिणाम है वो बड़े संकेत दे सकते हैं गुजरात में। और जो बीजेपी कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई, हालांकि वो खुल के तो कुछ बात नहीं कर रहे हैं, तो इतना जरूर कहना है कि मोदी की वजह से ये हार या जीत नहीं हुई है। ये जो परिणाम है उपचुनाव का, वो आनंदीबेन के काम पे मुहर लगनी थी कि अगर वो कैसा काम कर रही है, उनको जनता एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो परिणाम है वो आनंदीबेन के राजनीतिक करियर को डिफाइन करेगा। जी राशिद। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि आनंदीबेन के करियर को भी डिफाइन करेगा, आनंदीबेन के पॉलिटिकल करियर को डिसाइड भी करेगा। मैं दोबारा लौट करके आता हूं आपके पास में, रजत राकेश टंडन के पास भी चलेंगे। यशवंत सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशवंत जी, विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में समाजवादी पार्टी की सफलता का श्रेय किसे देंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और इसके नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को ये श्रेय दिया जाता है। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हमेशा मजबूत रही है। और चुनाव में जो हमारे पिछले लोकसभा में नुकसान हुआ था वो इसलिए हुआ था कि कांग्रेस पार्टी से देश में लोगों को निराशा हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का भरोसा दिला दिया था कि हम आएंगे और सारा चीज बदल देंगे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, जहां समाजवादी पार्टी की ताकत को जनता जानती है, फिर से समाजवादी पार्टी के लोगों को, उम्मीदवारों को चुनाव जिताया है और समाजवादी पार्टी का परचम फहराया है। आप रहिए यशवंत जी, दोबारा आपसे मेरे कुछ और भी सवाल होंगे, खासतौर से चूंकि आपने जीत का श्रेय दिया है अखिलेश यादव को, जीत का श्रेय आपने मुलायम सिंह यादव को दिया, जीत का श्रेय जबकि अखिलेश यादव जनता को दे रहे हैं, लेकिन आपने अपने दोनों नेताओं को दिया है परंपरा के मुताबिक। रजत राकेश टंडन, मुझे ये बताइए, चुनाव की समीक्षा जाहिर सी बात है बीजेपी में शुरू हो चुकी होगी अब तक कि नतीजे इतने उम्मीद के अनुरूप क्यों नहीं रहे। क्या बीजेपी के अंदर खाने में ये भी सवाल चल रहा है, क्या बीजेपी का थिंक टैंक ये भी मान करके चल रहा है कि पिछले 4 महीनों में यूपी जैसे स्टेट में, गुजरात में, राजस्थान में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई और ये बूमरैंग कर गया? बिल्कुल, देखिए, जो एक मॉडल था, जब लोकसभा चुनाव को अगर आप ध्यान से देखिए, जब नरेंद्र मोदी इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कभी भी इस तरीके की बात नहीं करी, लव जिहाद जैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग नहीं किया, कभी भी हिंदूइज्म की बात नहीं करी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विकास मॉडल की बात करी, यूपीए सरकार को टारगेट किया और उसके बदले नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की जनता से वोट लिया। इस बार एक आप कह सकते हैं एक टेस्ट किया गया था, योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का चेहरा बनाकर उत्तर प्रदेश में भेजा गया था। सभी जगह उन्होंने फायर ब्रांड नेता की तरह काम किया, लगातार सुर्खियों में बने रहे, इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दिया, उसके बाद भी वो डटे रहे। लगा कि इस बार भी कुछ नया कर दिखाएंगे योगी आदित्यनाथ, बीजेपी यहां से अच्छी सीटें जीत कर जाएगी, क्योंकि लगभग जिन सीटों पर चुनाव था वहां से जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी के राशिद थे, तो जाहिर सी तौर से उनकी जिम्मेदारी थी कि लोकसभा भी जिता कर लाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। विधानसभा चुनाव जब आए तो माइंडसेट चेंज हो गया। दूसरी राशिद बड़ी बात यह थी कि जब समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स गली में गए, मार्केट में गए, तो उन्होंने कहा कि 2.5 साल बचा हुआ है हमारी सरकार को, आप मौका देके देखिए, ये फुल टर्म का चुनाव नहीं है।
हमारी सरकार है, आप मुझको चुनिए, समाजवादी पार्टी को चुनिए, 2 साल में मैं एक तरीके से अपना रिपोर्ट कार्ड दूंगा, उसके बाद फुल फ्लेजेड इलेक्शन होगा, आप चाहिए तो किसी और को चुन सकिएगा। तो ये एक माइंडसेट था पब्लिक का कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 तक रहेगी, इसलिए उस कैंडिडेट को चुना जाए जो कैंडिडेट सरकार से जुड़ा रहे। यहां पर भारतीय जनता पार्टी फेल कर गई। ठीक है रजत, आप रहिए मेरे साथ में। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पात्रा, यूपी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। यूपी में बीजेपी की हार हुई है, मोदी मैजिक की हार हुई है, अमित शाह की हार हुई है, या योगी आदित्यनाथ की हार हुई है? स्वाभाविक रूप से ये लोकल चुनाव थे, तो किन्हीं कारणों से, लोकल कारणों से ही हार हुई है। और मुझे लगता है इस पे चिंतन जरूर पार्टी करेगी, इसमें मंथन करेगी और एक रिजल्ट भी लेके आएगी। मगर मैं इतना कहूंगा कि आप देखिए, जो जनता का चुनाव होता है, जनता का जो परिणाम होता है वो सर्वधार्य होता है और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। वार्म अप एक्सरसाइज था, फाइनल खेल जो है वो 2017 में है, तो वार्म अप में ही बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम अपनी जो गलतियां हैं उसे सुधारेंगे, हम उसे संगठनिक रूप से सही करेंगे और स्वाभाविक रूप से 2017 के चुनाव में जीत के भी सामने आएंगे। और जहां तक डॉक्टर पात्रा गलतियां क्या हुई, कई मीडिया में पूछा जा रहा है कि आप लोगों क्या ये मोदी नहीं, देखिए ये तो चिंतन का विषय है। क्या संगठन में क्या गलतियां हुई जिनके कारण से इस प्रकार के नतीजे रहे, ये चिंतन का विषय है। संगठन स्वाभाविक रूप से चिंता करेगी। और मैं इतना कह रहा था कि ये जो बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मोदी जी एग्जाम में पास हो गए कि नहीं, तो मोदी जी तो शुरू से एग्जाम दे ही रहे हैं और हर एग्जाम में पास भी हो रहे हैं और बल्कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट का भी उन्होंने तमगा प्राप्त किया है अभी हाल फिलहाल में। मगर जो बाकी एग्जामिनी हैं, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो राहुल जी हैं या सोनिया जी हैं, वो कौन से एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हैं जो अभी तक दिख भी नहीं रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हम लोग एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर के आधार पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। अगर कोई भी गलती हमसे होती है तो हमसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और चिंतन करके उसे ठीक भी करेंगे। वक्त बेकार चला, लेकिन डॉक्टर पात्रा मेरे आपसे कुछ सवाल होंगे। मेरे सवाल ये होंगे कि बीजेपी कहीं ऐसा तो नहीं कि अति आत्मविश्वास का शिकार हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल जिस तरह का कम्युनल पोलराइजेशन करने की कोशिश हुई है पिछले 4 महीनों में, कहीं उसका खमियाजा तो नहीं भुगतना पड़ा है? बीएसपी मैदान में नहीं थी, बीएसपी के मैदान में नहीं होने का फायदा आखिरकार किसे पहुंचा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि कई सीटों पर कांग्रेस नंबर 2 की पोजीशन पर है, तो क्या कांग्रेस के पॉलिटिकल रिवाइवल के तौर पर से देखा जाए? एक ब्रेक, इन सभी सवालों के जवाब ब्रेक के उस पार। 33 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं, 3 सीटों पर लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं और ये नतीजे साफ तौर पर संकेत करते हैं कि कोई बम है और कोई बेदम है। बीजेपी के लिए बहुत निराशा भरी खबर है। निराशा भरी खबर इसलिए भी चूंकि चंद दिनों के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को उतरना है। वहां पर यह कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी का मैजिक लेकर के हम चल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 4 महीने के अंदर ही जनता के दिल दिमाग से हैंगओवर उतर गया है। ये उपचुनाव के नतीजे क्या कहते हैं और इसी पर बड़ी बहस होगी। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, आप देख सकते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी मेरे साथ मौजूद है, राजेश कुमार मौजूद है मेरे सहयोगी अहमदाबाद से लाइव, डॉक्टर संबित पात्रा प्रवक्ता हैं आप बीजेपी के, और इसके अलावा यशवंत सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इन सभी के साथ बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने जीत का श्रेय किसे दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी इस जीत का विश्लेषण किस तरीके से कर रही है, ये जानने की कोशिश की है रजत राकेश टंडन ने सपा नेता नरेश अग्रवाल से बातचीत करके। फिलहाल नरेंद्र मोदी का मैजिक नहीं दिख रहा है। बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल जी हमारे साथ है। सर, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें लग नहीं रहा कि नरेंद्र मोदी का मैजिक चला है। देखिए, मैं पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई दूंगा और खासतौर से उस क्षेत्र की जनता जहां उपचुनाव हो रहे थे कि उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के मुंह पर जो तमाचा मारा है और जो भ्रम देश में फैला हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी का मैजिक है, भाजपा का लहर चल रही है, उसको तोड़ा है। और ये संदेश उत्तर प्रदेश से जा रहा है, ये देश के लिए और सुखद है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अगर उत्तर प्रदेश से बनते तो राजनीति की दिशा भी उत्तर प्रदेश देती है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने नया दिशा दी है देश को। ये अब देश को सोचने का मजबूर किया है कि सांप्रदायिक ताकतें कभी देश को नहीं चला सकती, धर्मनिरपेक्ष ताकतें ही देश को चलाएंगी।
और मुलायम सिंह की सोच ही देश की सोच होनी चाहिए। जिस तरीके से लग रहा था, जो एक कैंपेन में तेजी थी, हम योगी आदित्यनाथ को देख रहे थे, वो सब जगह जा रहे थे, स्टार प्रचारक के तौर पे अमित शाह लगे हुए थे, तो ये लग रहा था कि बीजेपी अहेड होगी। एक साइलेंट रूप से समाजवादी पार्टी ने काम किया, बहुत ज्यादा हो हल्ला हमने नहीं देखा आपकी समाजवादी पार्टी की ओर से, तो उसका फायदा मिला है सर यूपी में? देखिए, ये बीजेपी के भौकाल थे, धोखा था। जैसे किसान जानवर और चिड़िया से अपनी फसल बचाने के लिए भौकाल नहीं खड़ा करते, वैसे बीजेपी के भौकाली नेता थे। इनकी अपनी रीढ़ के नेता हैं। ये तो ठीक है, उस समय जनता मोदी जी के पक्ष में थी, उसमें तमाम नेता बन गए जो आज अपने को बीजेपी के नेता कहने लगे। लेकिन जब लोगों का सपना टूटा, असलियत पता लगी, तो ये सब नेता नीचे चले गए, बौने हो गए, इनका कद कुछ नहीं रह गया। और चाहे लव जिहाद हो, चाहे मदरसों के खिलाफ हो, चाहे योगी आदित्यनाथ का बयान हो, चाहे लक्ष्मीकांत का बयान हो, इन सब बयानों को जनता ने नकारा। सर, आखिरी सवाल आपसे, उपचुनाव में जो जीत हार होती है तो पार्टी हमेशा कहती है कि राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है उनके ऊपर ना जीत का श्रेय जाता है ना हार का सेहरा बनता है, तो क्या ये भी ऐसा नहीं है कि ये भाई उपचुनाव थे इसलिए इसको मोदी से ना जोड़ के देखा जाए? देखिए, एलीवाई कुछ भी कह लीजिए, जीत बड़े नेता लेंगे, हार छोटे नेता को दी जाएगी, ये कैसे मान लिया? मोदी की हार है सर उत्तर प्रदेश में? निश्चित ही मोदी जी की हार है, भारतीय जनता पार्टी की हार है और सांप्रदायिकता की हार है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल साफ तौर पर कह रहे थे कि ये हार नरेंद्र मोदी की हार है। कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ रत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में चूंकि उम्मीद सिर्फ मोदी मैजिक की नहीं थी, अमित शाह से भी लेकर के थी। अमित शाह जिन्होंने 73 सीट दिलाई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, योगी आदित्यनाथ से भी थी, वो योगी आदित्यनाथ जो अब महंत आदित्यनाथ बन चुके हैं। लेकिन यशवंत सिंह जी के पास में चलते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं यशवंत सिंह जी। मेरे सहयोगी रजत अभी बात कर रहे थे नरेश अग्रवाल से। नरेश अग्रवाल ने यह कहा कि बीजेपी के भोकाल की हार हुई है। मैं चूंकि यूपी का हूं, चूंकि भोकाल का मतलब मुझे पता है, थोड़ा सा समझाइए ना, ये कौन सा भोकाल था जिसकी हार हो गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जनाधार खत्म हो गया था। वह तो चूंकि देश में सत्ता परिवर्तन की एक लहर चल रही थी, इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें मिल गई। आज जो चुनाव हुआ है वो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं और पार्टियों के जनाधार के आधार पर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी रिपोर्ट दिया है, जो अपनी हिस्सेदारी दिखाई है, वह बहुत असंतोषजनक नहीं है। वह जितना वोट पाते थे उससे अच्छी हालत में है। और अभी मैं आपको बता दूं कि इस प्रदेश में अगर किसी पार्टी का बिल्कुल खत्म हुआ है जनाधार, तो वो बहुजन समाज पार्टी है। अगला चुनाव 2017 का जो होगा, किशन जी, बीएसपी की बात ही क्या करना, बीएसपी तो चुनाव मैदान में थी नहीं। लेकिन डॉक्टर पात्रा के पास आऊं उससे पहले राजीव त्यागी के पास, चूंकि अभी अभी राजीव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजीव जी, मुझे ये बताइए, बीजेपी के हार के कई विश्लेषण, कई पोस्टमार्टम किए जाएंगे पार्टी के अंदर भी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पिछले 4 महीने से उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से किया गया था, राजस्थान में किया गया था, गुजरात में किया गया था, क्या इस कम्युनल पोलराइजेशन का नुकसान हुआ है बीजेपी को? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी जितने प्रवक्तागण है वो धर्मनिरपेक्षता में बहुत अच्छा भाषण देते हैं और अच्छा भाषण समेत पात्रा से भी उम्मीद करूंगा वो भी देंगे। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने 100 दिन में, देखिए महंगाई कम नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, काला धन 100 दिन में वापस नहीं ला पाई, और पाकिस्तान से जिस तरह से संबंध रखे, और उस पर कह सकता हूं मैं कि गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की कार्यशैली रखी 100 दिन में, उससे ये एक्सपोज हुए कि ये निश्चित रूप से जो है ना अच्छे दिन नहीं ला सकते किसी भी फ्रंट पे, नंबर 1। नंबर 2 बात मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोई नाग बन रहा था, कोई नागिन बन रहा था, एक नारा था एक हाथ में माला दूसरे में भाला। अब आजादी की लड़ाई तो लड़ नहीं रहा हिंदुस्तान जो भाले की जरूरत हो या हथियारों की जरूरत हो। अब तो देश को शांति की जरूरत है, देश को विकास की जरूरत है, देश को रोजगार की जरूरत है। तो ये सब चीजें करने की जरूरत है उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में। रही बात गुजरात की, गुजरात में 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार था, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत। हम कभी भी नहीं कहेंगे भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत जब तक एक भी व्यक्ति ब्रेक ले लूं आपकी इजाजत से, ब्रेक ले लूं। आपने बड़ी दिलचस्प बातें कही, आपकी इजाजत से ब्रेक ले रहा हूं। आप ही के पास आऊंगा और डॉक्टर पात्रा रिबट करेंगे आपको, और आप ये बताएंगे कि बीजेपी का कौन नेता उत्तर प्रदेश के अंदर नाग नागिन बनना था। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद लौट करके राजीव त्यागी और डॉक्टर पात्रा से राजीव त्यागी का जवाब लेंगे। ब्रेक।